All right, guys. Mutual induction. 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 Inductor. Induction. Induce से बना इंडक्शन. क्या हो रहा है यहाँ पे? म्यूचुअल मतलब दो जने होंगे. इंडक्शन मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है. इंडक्शन मतलब ये जनरेट हो रहा होगा कहीं. तो पिछले वाला जो टॉपिक था वो क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस. खुद के ही करंट चेंज की वजह से खुद का ही इंडक्टेंस क्या कहलाता था? सेल्फ इंडक्टेंस. अब दूसरे के करंट चेंज की वजह से जो इंडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. सही है. वहां क्या हो रहा था? खुद का करंट चेंज हुआ, खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, खुद के ही फ्लक्स चेंज को ऑन करने के लिए खुद ही ईएमएफ जनरेट हो गया. सही है. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सर्किट है, इसके बगल में एक दूसरा सर्किट रखा हुआ है. इसमें बैटरी है, इसमें बैटरी नहीं. सही है. अब जैसे ही यहाँ स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? बोलो. यहाँ से करंट चलेगा, इस कॉइल में करंट आ जाएगा, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा यहाँ से भी पास करेगा, और जब वो यहाँ से पास करेगा तो बोलो इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो. यहाँ पे करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जीरो. करंट स्विच ऑन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आया, फ्लक्स आया. इधर मैग्नेटिक फील्ड आया, फ्लक्स आया. फ्लक्स पहले जीरो था, बाद में कुछ आ गया, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ है. मतलब यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. सही है. तो जब दूसरे के करंट चेंज की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है भाई. खुद के ही वजह से, खुद के ही नहीं हो रहा हो तो सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरे की वजह से हो रहा हो तो म्यूचुअल. सही है. ओके. तो आप देखो ये पूरी की पूरी बात लिखी हुई है बहुत आसान शब्दों में. क्या लिखा हुआ है देखते हैं. टेक टू कॉइल्स ए एंड बी. ए और बी दो कॉइल ले ली मैंने. कनेक्ट ए विद बैटरी एंड बी विद गैल्वेनोमीटर. ए में बैटरी लगा दी, बी में गैल्वेनोमीटर लगा दिया. व्हेन वी स्विच ऑन कॉइल ए, करंट कॉइल ए में करंट स्विच ऑन करते हैं तो ये क्यों ऑफ हो रहा है? कल मेरे करंट लग गया था. मत करेगा आज. सर तो प्रोजेक्ट भी कह रहा है मत पढ़ाओ. नहीं मानूंगा मैं. ठीक है. तो बोलो. व्हेन वी स्विच ऑन कॉइल ए, करंट इन कॉइल ए, जब इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. तो जब हम इसमें ऑन करते हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई करंट आया होगा. ठीक है. व्हेन वी स्विच ऑफ इट, ठीक है, व्हेन वी स्विच ऑफ इट, दिस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन अगेन. ठीक है. इट अगेन शोज डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन की स्पेलिंग केवल नहीं आएगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यानी कि जब स्विच ऑन किया तो ऐसे डिफ्लेक्शन आ रहा है, स्विच ऑफ किया तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है. सही है भाई. ठीक है. व्हेन वी स्विच ऑन करंट, अब देखो ये क्यों हो रहा है, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है. व्हेन वी स्विच ऑन करंट इंक्रीजेस, B increases, so flux in coil A increases. Some flux is also associated with coil B. A में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो A का थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स उसके दूसरे के साथ क्या है? एसोसिएटेड है, तो वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. इज एसोसिएटेड विद कॉइल B as it is near to coil A. कॉइल A के पास रखी हुई है तो A में चेंज होगा तो B में भी चेंज हो जाएगा. Due to this flux change and EMF is induced. इस फ्लक्स चेंज की वजह से एक EMF इंड्यूस होता है इन कॉइल B. B कॉइल में इंड्यूस होता है. A में करंट होगा तो B में करंट पैदा होगा. ठीक है ना. Which opposes the change. ठीक है. इसका चेंज फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा. ठीक है. ओके. दिस EMF is called mutually induced EMF. दो जनों की सहमति से हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको? म्यूचुअली इंड्यूस्ड कहेंगे. ठीक है भाई. तो बोलो. सेकंड का फ्लक्स फर्स्ट के करंट पे डिपेंड करता है. यस और नो? तो phi2 is directly proportional to I1. कांस्टेंट लगाएंगे, क्या लगेगा? कैपिटल M. इस कैपिटल M को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस. सही है भाई. कोई दिक्कत? बोलो भाई. सिंपल है, बिल्कुल आसान है. वहां क्या रहा? खुद का ही फ्लक्स खुद के ही करंट की वजह से चेंज हो रहा था. यहाँ पे
दूसरे का फ्लक्स पहले के करंट की वजह से चेंज होता है। ऐसा नो क्लियर हो गई बात। phi2 is equal to mi1 where m is called coefficient of mutual inductance। ठीक है भाई। तो E2 is equal to minus d phi2 by dt। सही है, बोलो भाई। phi2 लिखा था ना अभी अभी, phi2 is equal to क्या आता mi1। यस और नो? ठीक है। अब बोलो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? ईएमएफ। तो बोलो इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, क्या आएगा? d5। सही है, ओके। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? सही है, इसको नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड का ईएमएफ बन जाएगा। यानी कि सेकंड का ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। सेकंड का ईएमएफ फर्स्ट के करंट चेंज पे डिपेंड करता है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? तो जैसे आपने याद किया था क्या भाई कि V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसे ही अब आप याद करेंगे सेकंड का ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। याद हो गया? Where m is the coefficient of mutual inductance। ठीक है, EMF और potential difference of second coil is directly proportional to rate of change of current in the first coil। दूसरे का EMF पहले के rate of change of current पे डिपेंड करता है। समझ में नहीं आया? ये क्या हुआ? ठीक है, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला पढ़ लिया आपने। phi2 is equal to mi1। ऐसे कर सकते हैं, है ना? यानी कि अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना तो क्या करूंगा? सेकंड का फ्लक्स पहले के करंट से डिवाइड कर दूंगा। समझ में नहीं आया? सेकंड का फ्लक्स निकाला, पहले वाले के करंट से डिवाइड कर दिया। सही है भाई। m is equal to phi2 by i1। अब कह रहा है कि फाइंड m for this। अब यहां क्या हो रहा है देखिए, यहां पे एक बड़ी कॉइल है, यहां पे एक छोटी कॉइल है। बड़े वाले की रेडियस r, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r। इसका करंट I कह रहा है इस दो कॉइल है ना, एक दूसरे के पास रखी हुई, किसी भी अरेंजमेंट में रखी है, तो बोलो इसका करंट चेंज, इसका फ्लक्स चेंज करेगा। यानी कि देयर विल बी सम म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो कैपिटल M, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना। मैं कहता हूं यहां का फ्लक्स निकाल के इसके करंट से डिवाइड कर दूं, काम बन जाएगा। यस और नो? जिसका फ्लक्स है उससे दूसरे वाले का करंट से डिवाइड करेंगे ना, तो बोलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहां मान सकते हैं। तो बोलो इसके सेंटर पे कितना होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां का फ्लक्स आ जाएगा। तो बोलो b इनटू इसका एरिया पाई r स्क्वायर। सही है, तो सेकंड का फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू एरिया पाई r स्क्वायर। बोलो भाई अब बताओ ये कौन सा है? ये I1 है भाई, सेकंड का फ्लक्स है और फ्लक्स का करंट है। अब बताओ इस I1 को उठा दो तो क्या बन जाएगा? ये कैपिटल M नहीं बन जाएगा क्या? M इज इक्वल टू phi2 बाय i1। आ गया भाई आंसर? कोई दिक्कत मुश्किल है क्या? ध्यान से देखिए, यहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। देखो दो कॉइल हैं, ये कॉइल है भाई और एक ये कॉइल है भाई। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कुछ पास रखी हुई है। तो बोलो इसका करंट चेंज उसके फ्लक्स चेंज करेगा ना भाई? इसके करंट चेंज की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि इसकी वजह से उसका ईएमएफ जनरेट होगा। सही है भाई। देयर विल बी सम म्यूचुअल इंडक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना। मैं कहता हूं इसके फ्लक्स से इसके करंट को डिवाइड कर दो तो कैपिटल M आ जाएगा ना, है ना? कह रहा है कि ये जो रेडियस है ये इससे बहुत छोटी है। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से यहां का बहुत छोटी है सर, बहुत छोटी सी। तो बोलो इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लो, उस मैग्नेटिक फील्ड को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ का फ्लक्स आ जाएगा। उस फ्लक्स को इसके करंट से डिवाइड कर दो, कैपिटल M आ जाएगा। बोलो एक्सियल पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? इतना होता है म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2 इनटू r स्क्वायर स्क्वायर 40/2। सही है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का। इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना पाई r स्क्वायर कर दिया। अब इसको किससे डिवाइड कर दो? इसके करंट से डिवाइड कर दो। तो इसके करंट से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, जो बचेगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आ गया सर? ओके,
अब की बार कॉइल नहीं दे रखी, लेकिन करंट जरूर दे रखा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है भाई। इनफाइनाइट वायर से कुछ ए डिस्टेंस पे एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है। रेक्टेंगुलर लूप है तो क्या होगा, बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाली लेंथ है b, ये वाली लेंथ है l, l into b का एरिया बनेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब इसका करंट चेंज होगा तो बोलो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंज होगा ना, चेंज होगा फ्लक्स, यस और नो, तो यहाँ जनरेट होगा। इसके करंट से इसका फ्लक्स चेंज हो गया, इसलिए ये वाला चेंज हो गया, तो क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। मतलब क्या निकालेंगे, कैपिटल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालो, इसके करंट से डिवाइड करो तो कैपिटल एम आ जाएगा, यस और नो। इसकी वजह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना फ्लक्स आएगा बता, इसका फ्लक्स निकालना है। मैं कहता हूं x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप मान लो, इसके अंदर से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, x डिस्टेंस पे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ का एरिया आ गया, यहाँ का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, इंटीग्रेट करके a से a प्लस b तक क्या आ जाएगा, इस पूरे का फ्लक्स आ जाएगा, ऐसा नो। इसका फ्लक्स आएगा, उसके फ्लक्स को इसके करंट से डिवाइड कर दें, समझ में नहीं आया, बोलो फ्लक्स तो हमने पहले भी निकाल लिया, तो उसको बस i से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ गया। बोलिए भाई, मुश्किल लगने लग गया क्या बहुत ज्यादा, और आसान आसान होता जा रहा है ना, यस और नो, साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो बहुत आसान आसान लगता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, दो लंबे सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, उनका क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालना है बताओ, एक का फ्लक्स निकाल दो और दूसरे के करंट से डिवाइड कर दो, सही, यही तो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो, यहां पे आपको दे दिया एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड डाला हुआ, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड डाला हुआ, ये वाला सोलेनॉइड है बड़े वाला, इसके अंदर डाला हुआ तो एक ऑब्वियस छोटा होगा तभी तो डलेगा उसके अंदर। अब देखो मैं साइड से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक बड़ा सोलेनॉइड उसके अंदर छोटा सा सोलेनॉइड, तो जब साइड में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। छींक कैसे रोकी है ये बताओ, वो भी कर लेंगे, तो कर लें, छींक कैसे रोकी जाए, एक्सरसाइज कर लें, पंखा की चला रखा है ना, पंखा की चलाया, इसकी वजह से आ रही है। पिछली क्लास में फिर भी कंपैरेटिव ठीक था, तो बहुत ज्यादा चला है क्या, तुमने मजाक मजाक में चलाया, किसने चलाया, हर बात में नजदीक का नाम लगा सकते हैं, बढ़िया आइडिया, जतिन ने चलाया, ठीक है। देखो भाई, बोलो एक बड़ा सोलेनॉइड है तो उसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड होगा, तो बोलो मेरे को साइड व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यस और नो, है ना, बड़ी रेडियस वाला R2 रेडियस वाला है और उसके अंदर कौन है, छोटी रेडियस वाला, यस और नो। तो बोलो सेकंड का फ्लक्स फर्स्ट के प्रोपोर्शनल होगा, इसी तरीके से करते हैं ना, एक का फ्लक्स निकालो दूसरे के करंट से डिवाइड करो, वो मेथड ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोलो इसका फ्लक्स निकालना है, कैसे निकालो, इसके अंदर जो फ्लक्स पास कर रहा है, अब मुझे इसके अंदर का फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, जो इसकी वजह से जो आ रहा है वही निकालना पड़ेगा, यस और नो, बोलो भाई। ये वाला कौन है, बड़े वाला N2 R2 A2, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, रेडियस ऑफ दिस इज R2 एंड लेंथ इज L। ये जो छोटे वाला है, छोटा पतले वाला है जो अंदर घुसा हुआ है, वो कौन है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, R1 इज द रेडियस एंड L इज द लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम, ठीक है भाई, ओके। तो बोलो जो अंदर वाला है इसका मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। मैं कहता हूं इसकी वजह से यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो इसके अंदर है ना, ये किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ये बाहर वाला है, इसका करंट कितना है I2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है N2, तो बोलो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा B2, बोलो इसको,
यस और नो, और इनटू एरिया कर देंगे, किसका एरिया, इसका एरिया करेंगे, यस और नो, तो बोलिए D2 इंटू A1, सही है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सेकंड, सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द फर्स्ट, एरिया ऑफ द फर्स्ट आ जाएगा, यस और नो, बोलो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N2I2 इनटू, बोलो एक टर्न का एरिया पाई R1 स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1L, यस और नो, भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ N1, L लेंथ में कितना हो जाएंगे N1L, यस और नो, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा फ्लक्स ऑफ फर्स्ट। अच्छा अब इसको फ्लक्स ऑफ फर्स्ट को किससे डिवाइड करो, सेकंड के करंट से डिवाइड करो, यस और नो, तो बोलो इस करंट इसको I2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, phi1 by I2 is equal to mu naught N2 pi R1 N1L, बोलो इसको दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा, रीअरेंज करके mu naught N1 N2 pi R1 स्क्वायर L, कोई दिक्कत, सही है भाई, तो बोलो ये कौन सा कोएफिशिएंट आया, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, सही है, उसमें क्या आ जाएगा बोलो, B1A2 सेम टू सेम आ जाएगा, M12 इज इक्वल टू M21, कैसे आया, सर आपने तो कहा था जब इसको इसकी वजह से हम निकालेंगे, तो इसकी वजह से आप मैग्नेटिक निकालेंगे तो इसका एरिया लेंगे, मैं कहता हूं इसकी वजह से जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो भी इसी का एरिया लेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ इतने ही एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं, जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, यस और नो, सही है, तो दोनों केस में एरिया किसका लगेगा, अंदर वाले का, नंबर ऑफ टर्न्स किसके रहेंगे, अंदर वाले के, दोनों का लेंथ बराबर है, तो N1 N2 करके वो सेम ही आ जाएगा, बोलो M12 इज इक्वल टू M21, समझ नहीं आई बात, रिपीट करो, कर दूंगा रिपीट अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट की वजह से सेकंड का असर और सेकंड की वजह से फर्स्ट पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेम होता है, सही है भाई, कोई दिक्कत। अब आता है हमारा अगला LR सर्किट, LR सर्किट, अब इंडक्टेंस को कहां लगा दिया है हमने, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, और क्या किया है हमने, स्विच ऑन किया है, ठीक है भाई, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, करंट चेंज को अपोज करता है, करंट बढ़ने लगेगा तो बोलेगा ना भाई ना मैं बढ़ने दूंगा, करंट घटने लगेगा तो क्या बोलेगा, ना भाई ना मैं घटने दूंगा, है ना। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कब होता है, पहले करंट जीरो है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा बैटरी क्या कुछ करेगी, एकदम से करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगी, तो यानी कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा करंट का उतना ही ज्यादा ये इंडक्टर अपोज करेगा, यस और नो, भाई करंट बढ़ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनाता है कि नहीं बनाता, तो जितना ज्यादा तेजी से करंट बढ़ेगा, स्विच ऑन करते ही तेजी से करंट बढ़ेगा, ये क्या बोलेगा भाई जा, स्टार्टिंग में ये एकदम से करंट को बढ़ने नहीं देगा, या फिर वो कहूंगा कि बिल्कुल धीरे धीरे करंट को बढ़ने देगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, करंट बढ़ने लग जाएगा, करंट थोड़ा सा बढ़ गया, करंट की वैल्यू आ गई कुछ, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि स्विच ऑन कर दी एकदम से करंट बढ़ना चाहता है, लेकिन इवेंचुअली करंट कितना होना चाहता है, बोलो फाइनली करंट कितना होना चाहता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से I इक्वल टू E बाय R, यस और नो, ठीक है, तो मुझे बताओ इनिशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हाई है और इवेंट बिल्कुल लास्ट में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद सर्किट में, सही है भाई, तो हम डिराइव करना चाहते हैं कि टाइम के साथ कैसे कैसे करंट चेंज हो रहा है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को निकालना, ठीक है, तो भाई क्या होगा बोलो, ये हो गया हमारा बैटरी, इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, सही है, जीरो माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है भाई, ओके, लेट द करंट इज I एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम पे करंट कितना है, किसी भी t टाइम पे करंट कितना है I, ठीक है, एंड बिकम्स I नॉट इन स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में करंट क्या होता है I नॉट, मतलब फाइनली जो लास्ट करंट होगा वो I नॉट, ठीक है भाई, तो अब केवीएल लगा देते हैं इसमें, बोलो क्या बनेगा, प्लस E माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं VL, ठीक है ना, ये क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं VR, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस,
ये VC मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो ये क्या हो गया VL मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो बोलो प्लस E माइनस VL माइनस VR इक्वल टू 0। सही है भाई, प्लस E माइनस VL माइनस VR इक्वल टू 0। अब बताओ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर LdI/dt होता है, बोलो भाई। ठीक है, तो इन दोनों को उठा के कर लेंगे VL और VR क्या बन गया E इक्वल टू VL प्लस VR। VL का वैल्यू बोलो LdI/dt और VR का वैल्यू बोलो IR। सही है भाई, पढ़ा हुआ ना फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट I इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो बोलो इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। बोलो जब ये di/dt 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा I0 और E कितना रहेगा, वो तो ये ना बैटरी वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बोलो I0 इज इक्वल टू E/R आ जाएगा। सही है भाई, तो I0 इज इक्वल टू E/R। कोई दिक्कत, फाइनल कंडीशन ये बनेगी। ठीक है भाई, बोलो तो बोलो हमने यहां पे क्या निकाल दिया E इज इक्वल टू I0R। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, I0R इज इक्वल टू LdI/dt प्लस IR। सही है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई दे रहा है। दिस इज द करंट एट एनी टाइम, दिस इज आल्सो द करंट एट एनी टाइम। व्हाट इज दिस, दिस इज द फाइनल करंट I0। सही है भाई, ओके। अब मुझे क्या करना चाहिए, I वाली सारी टर्म एक तरफ रख लेते हैं और टाइम वाली सारी टर्म दूसरी तरफ भेज देते हैं। यस और नो। तो बोलो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इस LdI/dt है, इस IR को उठा के इधर भेज दो, क्या बनेगा I0R माइनस IR। बोलो भाई I0R माइनस IR, R कॉमन ले लो, I0 माइनस I इंटू R आ जाएगा, I0 माइनस I इंटू R इज इक्वल टू क्या बनेगा LdI/dt। अब ध्यान से देखो dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो और I0 माइनस I को उठा के इधर ले आता हूं, क्या बनेगा LdI/I, I0 माइनस I इज इक्वल टू R dt। अब L को भी उठा के उधर ले जाओ, हो जाएगा क्या बनेगा di/I0 माइनस I इज इक्वल टू R/L इंटू dt बनेगा। ठीक है भाई, तो ये बन गया di/I0 माइनस I इज इक्वल टू R/L इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दूं क्या दोनों साइड, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट ही बचा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा हुआ है। तो बोलो सिंगल सिंगल वेरिएबल दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो बोलो इंटीग्रेट करते हैं। सही है, यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, टाइम इज द वेरिएबल, तो टाइम की लिमिट लगेगी। टाइम जाएगा 0 से t तक। जब टाइम 0 था तो करंट कितना था 0। जब जस्ट स्विच ऑन किया था तो करंट फ्लो हो नहीं पाया था ना एकदम से। बोलो इनिशियली टाइम 0 तो करंट 0, फाइनली जब टाइम t हो गया तो किसी भी टाइम t पे कितना करंट है I। बोलो di/I0, सो I0 माइनस I 0 से I तक और 0 से t तक R/L इंटू। सही है भाई, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा log I0 माइनस I इंटू नेट माइनस 1। देखो ध्यान से कैसे आएगी ये मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं अभी काम नहीं। देखो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हम, एक वेरिएबल माइनस सम कांस्टेंट लिखा उसको मैं दूसरा वेरिएबल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ये जैसे मैं लिख देता हूं कि x प्लस 5 है, तो बोलो क्या इस x प्लस 5 क्या ये वेरिएबल क्वांटिटी है। यस, मैं जब चाहूं उसको y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। बोलो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों ही तो वेरिएबल है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने किया कि जो डिनोमिनेटर है ना I0 माइनस I, लेट I0 माइनस I इज इक्वल टू Z। मैंने ऐसे लिखा, ठीक है भाई, I0 माइनस I इज इक्वल टू Z। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। I0 कांस्टेंट है, वेरिएबल है, दक्ष। व्हाट इज I0, फाइनल करंट। कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट। तो बोलो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे I0 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ना। और बोलो ये I इज द वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा क्या आएगा माइनस di/dx लिखो, x के रिस्पेक्ट में किया मैंने, x होगा कुछ इज इक्वल टू, बोलो यहाँ क्या आ जाएगा dz/dx। सही है, बोलो dx से dx कट जाएगा क्या, कट जाएगा। बोलो जहां पे di लिखा हुआ है, बोलो -1 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, तो जहां पे di लिखा हुआ है वहां पे माइनस dz लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और जहां पे I0 माइनस I लिखा हुआ है वहां पे z लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं।
तो अब बताओ ये जो टर्म थी मेरी, ये क्या थी, डी आई, डी आई की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस डी जेड। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास माइनस डी जेड डिवाइड बाय आई नॉट माइनस आई क्या है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, बोलिए। अब बताओ ये माइनस है, इसको बाहर निकाल दो, निकल गया। अब बताओ dz बाय z का इंटीग्रेशन log z, सही है। अच्छा z क्या है, ये है भाई, ये सर और एक माइनस का साइन बाहर बैठा हुआ, ऐसा तो बोलो लिमिट क्या लगी थी, 0 से i तक, 0 से i तक, सही है भाई। बोलो क्या बन गया, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई 0 से i, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई 0 से i, बन गया ना ये वाला। यस और नो, बोलो आर एल कांस्टेंट का बाहर निकल गया, 0 से t dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 करके t आ जाएगा। यस और नो। तब बताओ एक बार i की जगह i रखना है, रख दूं, तो बोलो i की जगह i रखूंगा क्या रहेगा, i नॉट माइनस i रहेगा, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई की जगह 0 रखो क्या बनेगा, लॉग आई नॉट बनेगा। तो बोलो लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस लॉग आई नॉट, सही है। और ये माइनस वाला बाहर बैठा हुआ है, पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सही है। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाय n होता है। यस और नो, यहाँ पे लॉग का बेस क्या होता है, e, तो बोलो ये बन गया। अब इस e को उठा के इधर ले जाओ, e को उठा के उधर ले गया, क्या बनेगा, e की पावर माइनस आर टी बाई एल। बोलो भाई लॉग बेस e पावर, इधर क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस आर टी बाई एल, तो ये बन जाएगा, बोलो समथिंग आई नॉट माइनस आई डिवाइड बाई आई नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी बाई एल बनेगा। अब आई नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, कर दूं, ऐसे छोटे पे हाथ में रखो, बोलो भाई। अब बोलो आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, अरे ठीक है, ये क्या बनेगा, आई नॉट माइनस आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अच्छा अब इस आई को उठा के इधर ले जाओ और इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये आई उठा के इधर ले गया, क्या बनेगा इधर जाके, प्लस का आई बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आई नॉट इसको उठा के इधर ले गया, आई नॉट माइनस आर टी बाई एल, सही है भाई। आई नॉट कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बन जाएगा, सही है। बोलो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया कि नहीं आ गया, ठीक है, ओके ऑलराइट। अब मैं कहता हूं माइनस आर टी बाई एल, लिखा हुआ ना माइनस आर टी बाई एल। अब इस आर को उठा के मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो एल बाय आर बन जाएगा। इसको ऐसे लिख दूं माइनस टी, और ये जो क्वांटिटी है इसको मैंने बोल दिया टाउ, टाउ इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, सही है भाई। तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, बन गया भाई, where tau is the time constant of this circuit and it is L by R, सही है भाई, कोई दिक्कत। जब मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करता हूं, ग्राफ को बनाता हूं, जब इसको प्लॉट करता हूं ग्राफ पे, क्या बनता है देखना, इनिशियली ये हो गया टाइम और ये हो गया करंट। इनिशियली करंट क्या है 0 और एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा, फिर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात। एट टाइम t इक्वल टू टाउ, जब टाइम टाउ के बराबर हो जाता है, बोलो भाई जब ये टाइम टाउ के बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर -1 बन जाएगा, तो 1 माइनस e की पावर -1 यानी कि i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर -1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अरे 1 माइनस 0.37 दैट इज इक्वल टू 0.63, सही है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.63, मतलब एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम है
जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% में आया। कैपेसिटर के केस में क्या था, जब डिस्चार्जिंग हो रही थी, तो क्या हो रहा था, करंट एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% वैल्यू रह जाता है, सही है, और चार्ज होते टाइम एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है। यहाँ पे करंट आएगा चार्ज की जगह, है ना, वहां पे चार्ज बढ़ते बढ़ते 63% हो जाता था अपलोड की बात, यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट में 63% हो जाता है मैक्सिमम करंट का। और घटते टाइम क्या होने वाला है ये बताओ, एक टाइम कांस्टेंट में जब करंट घटने लगेगा तो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाएगा। जैसे चार्ज घटते घटते अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाता था एक टाइम कांस्टेंट के बाद, कैपेसिटर वाले केस में, सही है। Hence, tau, यानी कि टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, is a time in which the current reaches 63% of its maximum value. समझ में नहीं आया? अच्छा, जब ये सब हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, I इंटू आर, आई कितना है, आई नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस टी बाई टाउ, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह आई नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस टी बाई टाउ आ गया आंसर, आई नॉट आर। ध्यान से देखो ये क्या है, आई नॉट आर बनेगा, आई नॉट आर देखा मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सही है भाई, कोई दिक्कत, आई नॉट आर इज एक्चुअली ईएमएफ इटसेल्फ, सही है भाई, कोई दिक्कत। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का जब ग्राफ बनाते तो वो भी कैसा ही बनेगा, वैसे ही बनेगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टाइम, और कैपेसिटर वाले केस में डिक्रीजेस विद टाइम, है ना। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, VL इज इक्वल टू LdI बाय dt, आई पता है ना, उसका डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर, आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ इनटू माइनस 1 बाई टाउ, सही है, ये आएगा। तो बोलो L आई नॉट, और ये माइनस 1 बाई टाउ है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 1 बाई टाउ मतलब R बाय L, एक L से एक L कट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, VL इज इक्वल टू आई नॉट R इनटू e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा VL का वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका वैल्यू घटेगा, यस और नो, बोलो t का वैल्यू 0 रखो, क्या बनेगा, e की पावर 0 मतलब 1, तो बोलो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज आई नॉट R, सही है। और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी कि 1 बाई e की पावर इंफिनिटी, यानी कि नीचे आ गया इंफिनिटी, ऊपर कुछ भी हो 1 का मतलब समथिंग बाय इंफिनिटी आता है 0, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इज 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो नहीं आया। ध्यान से देखो, VL प्लस VR, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, है ना, होना भी चाहिए भाई, बैटरी ने पोटेंशियल बढ़ाया, इंडक्टर ने घटाया, और फिर रेजिस्टेंस ने भी घटाया, यस और नो, तो जितना उसने बढ़ाया उतना दोनों ने घटाया, यही तो आ रहा है। तो बोलो जितना ईएमएफ अक्रॉस द बैटरी है उतना ही वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल नोट, हाँ, कल तुम्हारा पेपर है ना, हरियाणा बोर्ड का, इसी का कल 11th का है। When switch is turned on in LR circuit, LR circuit में जब स्विच ऑन करते हैं
तो स्टार्टिंग में कौन, इंडक्टर क्या बोलता है, भाई मैं नहीं बढ़ने दूंगा करंट, जाएगी बात तो, है ना, तो वो क्या करेगा, करंट को पूरी तरह से रोक देगा, ठीक है। di by dt is very large and therefore VL is equal to L di by dt is also very large, hence inductor behaves as open circuit। तो जैसे ही LR सर्किट में करंट को हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। वहां क्या होता था, कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता था और बाद में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था। यहाँ क्या होता है, उसका उल्टा, स्टार्टिंग में ओपन सर्किट, बाद में शॉर्ट सर्किट। समझ नहीं आया, ठीक है। When circuit is in steady state, I is equal to constant, di by dt 0, hence inductor behaves as short circuit। कोई दिक्कत भाई, याद रहेगा ये। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही स्विच ऑन होता है, कैपेसिटर को कर दो शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर को कर दो ओपन सर्किट, और इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर को कर दो ओपन सर्किट और इंडक्टर को कर दो शॉर्ट सर्किट। इसके ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर स्टार्टिंग बोला तो भाई ना अलाउ नहीं करता, और इनफाइनाइट टाइम के बाद बोलता है कि जाने दो, ना कर क्या कांस्टेंट, सही है। कैपेसिटर उल्टा करेगा, याद रहेगी ना बात। चार्ज फ्लो थ्रू q इज इक्वल टू इंटीग्रल dq, और इंटीग्रल dq क्या होता है, i dt का इंटीग्रेशन। i पता है आपको, i कितना है, i नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, उसका dt के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। ये देख लो, जिसको समझ में आना है उसको समझ में आ ही जा रहा है। यस सर, देखो क्या हो रहा है, आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, e की पावर माइनस t बाई टाउ का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t बाई टाउ डिवाइड बाय माइनस 1 बाई टाउ। डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड होता है ना, जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो 1 बाय टाउ से यहां पे डिवाइड हो जाएगा, सही है। सॉल्व किया इसको, 0 से t वैल्यू रखी, कितना आया, q इज इक्वल टू i नॉट t प्लस टाउ इनटू e की पावर माइनस t बाय टाउ माइनस 1। कर लोगे, याद रखना तुम्हारा काम। डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट में करंट घटेगा कैसे, कैसे घटेगा देखते हैं। तो इनिशियली क्या हो रहा है, देखिए ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट ओपन है, इसको हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे, यहां तो रास्ता है नहीं, रास्ता है क्या यहाँ पे, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो बोलो यहां से करंट जाएगा ऐसे ऐसे करके, सही है। इनफाइनाइट टाइम के बाद यहां से करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट, यस और नो। अब मैं क्या करता हूं, इसको तो ओपन कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है, ओपन क्लोज। तो जैसे ही बोलो करंट यहां से ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, अब ये क्या कह रहा है कि भाई करंट बढ़ेगा तो मैं बढ़ने नहीं दूंगा, करंट घटेगा तो मैं घटने नहीं दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं, क्या ये करंट को रुक जाने देगा एकदम से, एकदम से करंट को रुकने तो ये नहीं देगा, ये बोलेगा नहीं जबरदस्ती मैं भेज दूंगा। तो जैसे ही यहां से करंट भेजना चाहेगा, हमने क्या किया, यहां से दूसरा रास्ता अवेलेबल करवा दिया। तो पहले करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, जैसे इसको ओपन इसको क्लोज करेंगे, यहां से तो रास्ता मिलेगा नहीं, करंट यहां से फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि ये करंट को रुकने नहीं देगा, सही है। ऑब्वियसली ये सदा सदा के लिए तो करंट को चालू नहीं रख सकता, कुछ टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, घटने चल जाएगा और इवेंचुअली फ्लो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। वहां क्या होता था, वहां पे हम करते थे एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं आरसी सर्किट में चार्ज कम हो गया है ना भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। यहाँ पे डिके ऑफ चार्ज होता है कैपेसिटर, डिके ऑफ करंट इन एलआर। समझ में नहीं आया, सही है, ठीक है। तो अब इसमें भी यही करना है कि इनिशियली करंट कितना है, आई नॉट, फाइनली करंट कितना है, 0, टी टाइम के बाद करंट कितना है, आई। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें, सही है। बोलो भाई, when a constant current is flowing, switch S1 is opened and S2 is closed, S1 को ओपन कर देंगे, S2 को क्लोज कर देंगे साइमल्टेनियसली एक ही साथ, and current and circuit remains completed but current does not become zero immediately, सही है। KVL अप्लाई करेंगे, बोलो कौन से वाले सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में, बोलो यहां से, यही तो सर्किट है ना, बोलो। अब बोलो करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बोलो कैसे लिखें, यहाँ पे 0 माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0 हो गया ना, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी
माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, एल डी आई बाई डी टी को कर लेंगे, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, सही है। तो बोलो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एल को उठा के इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा माइनस आई आर बाई एल, आई को उठा के इधर ले आओ, डी टी को उठा के इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा बोलो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर डी टी बाई एल, सही है। इंटीग्रेट करो, बोलो जब टाइम जीरो था तब करंट आई नॉट था पहले, जैसा ना पहले आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था, जब टाइम टी हो गया तो करंट घट के कुछ आई वैल्यू हो गया, बोलो डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन लॉग आई लिमिट आई नॉट से आई, पहले आई की जगह आई माइनस आई की जगह आई नॉट इज इक्वल टू यहां बोलो माइनस आर बाई एल बाहर, dt का इंटीग्रेशन t माइनस जीरो t बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आर टी बाई एल, क्या बन जाएगा log i माइनस log i नॉट, यानी कि log i बाई आई नॉट बन जाएगा यहाँ पे, सही है भाई, कोई दिक्कत? तो बोलो log i बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, इधर log बेस e है, e को इधर बेस तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस आर टी बाई एल, तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो i बाई आई नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी बाई एल, आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई करो, i इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस आर टी बाई एल, समझ में नहीं आया? बोलो अब बोलो करंट इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, जैसे जैसे करंट टाइम बढ़ेगा करंट घटेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा डिक्रीजिंग, बोलो जब टाइम जीरो है तो करंट मैक्सिमम है और इवेंचुअली क्या हो जाएगा करंट जीरो, समझ में नहीं आया? फीलिंग आ रही है ना थोड़ी थोड़ी? आप देखो इसको 3-4 बार लिख लो, फिर तुमको आसान लगने लग जाएगा, 4-5 बार पढ़ लो, ठीक है ना? मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, तुम कोई एग्जाम नहीं छोड़ोगे जिंदगी में, ठीक है ना? एग्जाम चाहे तुम यूपीएससी का दे देना, चाहे तुम एमआईटी का एग्जाम दे देना, तुम कभी भी मार नहीं खाओगे इसे उस एग्जाम में, ठीक है? जैसे मैं तुमको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, अवध होटल सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अवध होटल एक सर हैं, वो थोड़े से हेल्दी हैं, वो है ना दाढ़ी रखते थोड़ी, और वो थोड़ा सा हिस्ट्री के टीचर है, बड़े अच्छे टीचर है, काफी अच्छे। तो उन्होंने एक बार ये कही थी कि भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं पता नहीं ऐसे मंदबुद्धि होते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने चले आते, ऐसा उन्होंने कहा था जहां तक मुझे याद है वीडियो में। तो वो बोले कि ऐसे ऐसे गधे स्टूडेंट्स हैं उनको याद ही नहीं होता, वो कहते सर हमको याद ही नहीं होता, हम क्या करें, हम पढ़ के जाते क्लास में सब समझ में आ जाता है, घर पे जाके याद ही नहीं होता, 2 महीने बाद सब भूल जाते हैं, 5-5 साल 8-8 साल तैयारी कर रहे यूपीएससी कहां से मिलेगा? क्यों? सर बोलते हैं कि मैं उनको कहता हूं याद नहीं होता, मैं बताता हूं क्या करता है, जो क्लास में पढ़ा है घर जाओ 10 बार लिख, 10 बार लिख, फिर बताना मेरे को याद हुआ क्या नहीं, और 10 बार तो लिख दे उसको, और तू जिंदगी में उसको भूल जाए तो मुझे बता दे। सेम टू सेम बात ये तुम्हारे लिए है, जो आज पढ़ाया है ना उसको घर जाके 10 बार पढ़ो, 10 बार, एग्जाम से पहले भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है, चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, 10 बार पढ़ो उसको, 10 बार, मैं तो लिखने की भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 10 बार पढ़ो, देखना फिर तुम्हारा रिजल्ट। तुम पढ़ते ही नहीं हो यार, मैं क्या करूं? पढ़ो उसको, देखो तुमको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, 10 बार लिखो उसको, ऐसे कैसे याद नहीं होगा? तुमको लगने लगा कि तुमने 10 बार लिख दिया, तुमको लगेगा तुमने ही इन्वेंट किया है इसको, समझ रहे हो? लिखो तो, तुम घर जाकर पता नहीं क्या करते हो। ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला, कैपेसिटर इनिशियल शॉर्ट सर्किट बाद में ओपन सर्किट, इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन सर्किट बाद में क्लोज सर्किट, ठीक है? पॉइंट करंट थ्रू बैटरी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी, बैटरी से निकलने वाला करंट बताइए कब? t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट देखो, बैटरी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सही है भाई? इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये क्या है? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये खुला हुआ है, यहां से कोई करंट जाएगा, ये क्या है? शॉर्ट सर्किट, तो सर्किट क्या बन जाएगा मेरे पास, बोलिए? ये बैटरी यूं रहेगी, ये रेजिस्टेंस यूं का यूं रहेगा, ये ओपन सर्किट हो गया है भाई। यहाँ पे क्या हो गया? कैपेसिटर था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे कौन आ गया? 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, यस और नो? ये 30 का ये डिफरेंस करंट जाएगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा। बोलो व्हाट इज द करंट? टोटल रेजिस्टेंस बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, व्हाट इज द करंट? आ गया ना? t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा?
ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो बोलो ये ओपन सर्किट है, मतलब यहां से करंट जाएगा नहीं, इसको हटा दो। ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो बोलो करंट ऐसे जाएगा। बोलो व्हाट इज द टोटल करंट, बोलो E बाय R 50 बाय 22.5 एम्पियर। समझ में नहीं आया? सेम टू सेम कर लोगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, इवेंचुअली क्या होगा, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। तो स्टार्टिंग में करंट कहां जाएगा, यहां से जाएगा, बाद में करंट यहां से जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? तो इनिशियली करंट क्या आएगा, E बाय R2 और फाइनली E बाय R। समझ में नहीं आया? तो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सही है? Obviously this is not for school, I am telling you this is not for school। ठीक है, ओके। ठीक है, I will not explain this question, I'll share। दो तीन क्वेश्चन ही तो हैं, I'll save the time and effort for most students। Heat produced in LR circuit during decay of current। Heat produced क्या होती है बोलो, I square R T, सही है? बोलो अगर मैं किसी dt टाइम की बात करूं तो उस dt टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, I square R dt। बोलो भाई कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, I square R dt। टोटल हीट चाहिए तो क्या करूंगा, इसके इंटीग्रेशन कर दूंगा। टाइम, टोटल हीट प्रोड्यूस की बात करें तो 0 से इनफाइनाइट टाइम तक कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये तो आएगा। बोलो हीट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I square R dt। I का वैल्यू पता है आपको, पुट करो। आ गया I नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, I नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। e की पावर माइनस 2t बाई टाउ r dt, r इज कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या जाएगा I नॉट स्क्वायर r बाहर आ गया। e की पावर माइनस 2t बाई टाउ डिवाइड बाय माइनस 2 बाई टाउ, माइनस 2 और बाई टाउ ऊपर चला जाएगा, सही है? लिमिट 0 से इंफिनिटी, एक बार t की जगह इंफिनिटी पुट करो, एक बार t की जगह 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है हाफ L I नॉट स्क्वायर। डिके ऑफ करंट हो रहा है ना, और हीट प्रोड्यूस कितना आ गया, हाफ L I नॉट स्क्वायर। I नॉट क्या है, इनिशियल करंट। देखो ये हो गया L, ये हो गया R। बोलो इसके अंदर करंट कितना है, I नॉट। इनिशियली I नॉट करंट फ्लो कर रहा है यहां से। यस और नो? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सर्किट, L इसका इंडक्टेंस है। ये तो एनर्जी स्टोर कर नहीं सकता, ये तो सिर्फ हीट डिसिपेट कर सकता है। ये क्या करेगा, कितनी एनर्जी है इसके पास, हाफ L I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बोलो। इनिशियली इतनी एनर्जी है। बोलो क्या हो रहा है, जब ये यहां से करंट फ्लो करवा रहा है तो बोलो इसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, बोलो करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे हीट का लॉस हो रहा है। ये कितना हीट का लॉस करवा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितनी इसके पास एनर्जी सारी की सारी इसके अंदर लॉस हो जाएगी। तो बोलो जितनी सर्किट के पास इनिशियल एनर्जी है वो सारी की सारी लॉस करवा दी इसने। बोलो जब हमने हीट निकाली तो कितना आया, हाफ L I नॉट स्क्वायर। जितनी एनर्जी इंडक्टर के पास थी सारी की सारी रेजिस्टेंस ने हीट लॉस के रूप में डिसिपेट करवा दी। समझ में नहीं आया? समझ में आया? मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। बस ये ऑल द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड विल बी लॉस्ट एज हीट इन द रेजिस्टेंस। फॉर सीरीज रेजिस्टेंसेस बोलो क्या आएगा, बोलो यहां से टोटल करंट कितना है, I नॉट इनिशियल, और आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है, एक R1 है और एक R2 है। सीरीज में रेजिस्टेंसेस हैं तो बोलो टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ L I नॉट स्क्वायर। तो R1 में कितना एनर्जी लॉस होगा, R1 बाय R1 प्लस R2, और सेकंड वाले रेजिस्टेंस में कितना हीट लॉस होगा, हाफ टोटल का R2 बाय R1, क्योंकि सीरीज में अपने खुद के रेशियो में ही वो हीट लॉस करवाएंगे, सही है? और पैरेलल में ऑपोजिट रेशियो में करवाएंगे, सही है? फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस डेल्टा H1 पहले में कितना हीट लॉस होगा, टोटल का कितना, R2 बाय R1 प्लस R2, सही है? पहले का हीट रेजिस्टेंस सेकंड पे डिपेंड कर रहा है और सेकंड का हीट लॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत? इसके आगे ओनली फॉर आईआईटी। अब इसमें क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, आपको कोई भी बैटरी दे दे,
कोई भी इंडक्टर दे दे, कोई भी रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दे दे, आप पूछ ले कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताइए इन दिस सर्किट, फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, I इज इक्वल टू a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सही है, सही है। बोलो व्हाट इज टाउ? टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट। सही है, इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द कंप्लीट सर्किट। बोलो वहां का होता है L बाय R, यहां पे क्या हो जाएगा L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव। व्हाट इज L इफेक्टिव? बैटरी को पूरे सर्किट में कितना L यानी कि इंडक्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज L इफेक्टिव। मान लो यहाँ पे एक L1 है और इसके सीरीज में L2 है, तो बोलो बैटरी को क्या नजर आ रहा है, एक L1 और L2 सीरीज में लगे हुए हैं, यस और नो? तो बोलो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा बैटरी के लिए, L1 प्लस L2। और अगर यहाँ पे इसकी वजह ऐसा दिखाई दे रहा है तो L1 L2 बाय L1 प्लस L2, है ना, रेसिप्रोकल वाले में। सही है, तो ये हो जाएगा L इफेक्टिव। और R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस एज सीन बाय द बैटरी। बोलो अभी इसको कितने रेजिस्टेंस दिखाई देगी R, अगर यहाँ पे R1 और यहाँ पे एक R2 होता तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी दिखाई देती, R1 प्लस R2। और अगर कुछ इस प्रकार से होता तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये इसको नेट रेजिस्टेंस दिखाई देती। तो बोलो L इफेक्टिव R इफेक्टिव से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं उस सर्किट का। सही है, ये टाउ पता चल गया। अब A और B की वैल्यू और निकाल लेते हैं। मुझे बताओ जब टाइम 0 के बराबर है, टाइम किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जब टाइम 0 है तो आप क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं सर्किट में, यस और नो? बोलो व्हाट इज द करंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम 0 रख दो इस फॉर्मूले में, ठीक है, टाइम 0 रख दिया, e की पावर 0 1, तो a प्लस b होगा वो करंट। मान लो इनिशियली करंट 0 है तो क्या आ जाएगा, करंट 0 है, ये हो जाएगा 1, यस और नो? a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया, a और b में इक्वेशन बन गई आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, t इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दो, t इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 बाय इंफिनिटी, यानी कि ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो बोलो जो फाइनल करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I, मान लो 5 एम्पियर आता है तो वो 5 क्या हो जाएगा, I तो a के बराबर, a पता चल गया, a प्लस b वाली इक्वेशन थी, a और b दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। अब डायरेक्टली वापस आके a और b पता चल जाएगा, इसी इक्वेशन में लाके पुट कर दो, I का वैल्यू आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको एक्चुअली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सदाबहार मेथड है। अगर मान लो इसके अंदर कैपेसिटर भी लगा देता तो भी हम ये कर सकते थे, समझ में आया? सही है, उसमें क्या हो जाता, बोलो टाउ इज इक्वल टू L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव, C इफेक्टिव। व्हाट इज C इफेक्टिव? द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एज सीन बाय द बैटरी। सही है, ये हो गया टाइम कांस्टेंट, ये रख दो यहां पे। I इज इक्वल टू a प्लस b e की पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब बताओ टाइम को 0 रख दो तो a प्लस b हो जाएगा करंट के बराबर, a और b में इक्वेशन आ गई। टाइम को इंफिनिटी रख दो, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट कितना होगा वो I पे यहां पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, a इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम का करंट। तो बोलो a का वैल्यू पता चल गया, a प्लस b इक्वल टू I आ गया, वहां से b का वैल्यू आ जाएगा, a और b का वैल्यू इसी में पुट कर दो, a और b का वैल्यू पुट करने से करंट ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। बहुत तुमको बहुत हाई लेवल की बात करनी है, समझ में आया? कोई दिक्कत? सिंपल है भाई, रख दोगे। और ज्यादा इसको बिल्कुल धीरे धीरे समझना है तो पिछले वाले वीडियो पर आएगा, पक्का? किसी को कोई दिक्कत इस बात से? अरे ये सिर्फ आईआईटी के लिए, ये एक्चुअली ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ। ये तुम ये मान लो कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन से उठाया हुआ। जो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, उनके रिजल्ट आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इसलिए ये पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आईआईटी के लिए ही पढ़ाए जाते हैं, और उनमें भी किसी जगह ही पढ़ाए जाते हैं, हर जगह नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देख लो आइडियल इंडक्टर का कनेक्टिव वाइड, हाँ ये करना है अपने को।
आइडियल कंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, एडी करंट। 3 पेज बचे हुए हैं। यू वांट टू डू इट टुडे और यू वांट टू डू इट टुमारो? टुमारो, टुमारो बोलो भाई। So we'll do it tomorrow. ठीक है, you can go for lunch.